करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो पसंद आती है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट्स या फिर किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि सूचनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान दोस्तों हमारा संचार कहलाता है। क्या संचार? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान ही दोस्तों संचार कहलाता है। और ऐसा माना जाता है कि संचार के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने भाव, विचार, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? संचार हो जाएगा। ठीक है। और संचार क्या होता है दोस्तों? एक अंतर क्रियात्मक क्रिया होती है, यानी कि इंटरएक्टिव प्रोसेस ये होती है। अगला प्रश्न है संचार शब्द का अंग्रेजी पर्याय है। तो संचार शब्द को अंग्रेजी में दोस्तों कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन। और एक होता है दोस्तों संचार का सबसे बड़ा माध्यम होता है क्या? जनसंचार। तो जनसंचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या? मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो अब जनसंचार क्या होता है? जिस प्रकार से संचार दोस्तों दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है, उसी प्रकार से जब किसी यंत्र का प्रयोग करके एक बहुत बड़े जनसमूह को संबोधित किया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या दोस्तों? जनसंचार। इसे हम क्या कहते हैं? जनसंचार या फिर मास कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि जब एक विशाल वर्ग के बीच में सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो वो हमारा जनसंचार कहलाता है। जैसे कि दोस्तों न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर क्या आता है? जनसंचार के माध्यम के तहत आता है। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर, एक ही न्यूज़पेपर से क्या हो रहा है कि बहुत बड़े तबके यानी कि बहुत लोगों के बीच में सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो ये क्या हमारा जनसंचार या मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रेषक और श्रोता के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? संचारिका के द्वारा, संचार माध्यम के द्वारा, संचालक के द्वारा या फिर परिचालक के द्वारा। तो संप्रेषक यानी कि दोस्तों स्रोत, जो कि अपनी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना चाह रहा है, और श्रोता जो उसकी बात को सुन रहा है। जैसे मैं और आप अगर सामने सामने बैठ के बात कर रहे हैं तो मैं अगर आपसे कुछ बात कह रहा हूं तो, या मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हूं? संप्रेषक हूं। आप क्या हो? श्रोता हो। तो संप्रेषक और श्रोता के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है दोस्तों? तो संचार के माध्यमों से होता है। किसके माध्यम से होता है? संचार के माध्यम से होता है। अब संचार के हमारे दोस्तों कितने माध्यम होते हैं? संचार के हमारे अनेकों माध्यम होते हैं। नॉर्मली हम बात करें दोस्तों तो, या संचार के प्रकार कैसे होते हैं हमारे, जैसे कि मौखिक संचार, यानी कि हम बोल के मौखिक रूप से संवाद करके संचार कर सकते हैं, जैसे अभी हो रहा है। एक होता है दोस्तों अमौखिक संचार, जैसे आप और आपका मित्र बगल में बैठे हुए हैं तो आपने अपने मित्र को ऐसे इशारा करके अपनी ओर को बुलाया, तो ये क्या हो गया? अमौखिक संचार हो गया। यहाँ पे जहाँ पे बिना बोले ही इशारों के माध्यम से संचार क्या आता है उसे अमौखिक संचार या फिर सांकेतिक संचार कहते हैं। अगला होता है दोस्तों क्या? अंतः वैयक्तिक संचार, यानी कि स्वयं से संचार करना। जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि आपको सोचते हैं, आप कहते हैं यार मुझे पढ़ना है, पढ़ क्यों नहीं रहा हूं, मेरा पेपर कैसे निकलेगा। तो ये सब कुछ क्या होता है? जो आप मन ही मन में सोचते हैं वो होता है अंतः वैयक्तिक संचार। अगला होता है दोस्तों अंतर वैयक्तिक संचार, यानी कि जब मैं और आप आपस में बैठे हुए हैं, सामने सामने बैठे हुए हैं, हम जो आपस में बातें करते हैं तो इसे अंतर वैयक्तिक संचार कहते हैं। अगला होता है एक समूह संचार। समूह संचार यानी कि जब संचार की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक लोग उपस्थित होते हैं तो वह समूह संचार कहलाता है। दो या दो से अधिक लोग, 10 लोग हो सकते हैं, 12 लोग हो सकते हैं, तो ये समूह संचार में आएगा। और जब एक बहुत बड़ा जनसमूह या एक विशाल वर्ग को किसी भी यंत्र के माध्यम से या प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो ये सब होता है दोस्तों हमारा जनसंचार के द्वारा। तो ये सभी क्या हमारे संचार के माध्यमों के द्वारा होता है। अब संचार के माध्यम हमारे क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, संचार का आपका कोई भी माध्यम हो सकता है दोस्तों। क्या? समाचार पत्र पत्रिकाएं हो सकती है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, बुक्स हो सकते हैं दोस्तों, इंटरनेट हो सकता है, सिनेमा हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, कई हमारे माध्यम हो सकते हैं। या जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, ये भी हमारा एक संचार का माध्यम है इंटरनेट के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? सूचना को जनसामान्य तक पहुंचाना, सूचना को पढ़े लिखों तक पहुंचाना, सूचना को विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना है, सूचना को केवल साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाना। तो इसमें दोस्तों बताने की कोई जरूरत नहीं है कि सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना हमारा संचार माध्यमों का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख प्रयोजन के अंतर्गत आता है। क्या? सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। अब दोस्तों संचार के हमारे कुछ सिद्धांत भी होते हैं, जैसे कि उद्देश्य आपका स्पष्ट होना चाहिए, विश्वसनीयता बनाए रखने का सिद्धांत होता है, स्पष्टता का सिद्धांत होता है, सूचना के प्रसार का सिद्धांत होता है, समयबद्धता का सिद्धांत होता है। तो अनेकों सिद्धांत भी हमारे संचार के अंतर्गत होते हैं। अगला प्रश्न, यह प्रश्न अच्छा है दोस्तों कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों को प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो जनसंचार के दोस्तों आधुनिक माध्यमों को प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमारा ऑप्शन बेस्ड है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। ठीक है,
2 किस आधार पे होता है, 3 किस आधार पे होता है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों को प्रमुख रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2, सॉरी 4 नहीं होगा, 2, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। तो ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है दोस्तों हमारा क्या, मुद्रण माध्यम, मुद्रण माध्यम जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, प्रिंटेड मीडिया, प्रिंटेड मीडिया, और दूसरा होता है दोस्तों क्या, प्रसारण माध्यम जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मुद्रण माध्यम और प्रसारण माध्यम, एक तो 2 प्रकार ये माने जाते हैं, और बहुत सारे बुक्स में दोस्तों जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है उसके 3 प्रकार भी माने जाते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रिंटेड मीडिया यानी कि मुद्रित माध्यम, दूसरा होता है दोस्तों क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि क्या, प्रसारण माध्यम, और तीसरा होता है दोस्तों हमारा क्या, सोशल मीडिया यानी कि क्या, सामाजिक माध्यम। तो बहुत सारे राइटर्स क्या करते हैं कि सोशल मीडिया को भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत ही कर देते हैं। इस कारण जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में हम दो प्रकार पढ़ते हैं, प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इसके साथ साथ में एक 3 भी होता है। तो आप ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है, मुद्रण माध्यम, प्रसारण माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और तीसरा होता है क्या, सोशल मीडिया का माध्यम। और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर डी 2। आप देखिए जनसंचार के आधुनिक माध्यम को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक है प्रिंटेड माध्यम, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो प्रिंटेड मीडिया में दोस्तों क्या क्या आता है, प्रिंटेड मीडिया यानी कि जो छप के मुद्रित माध्यम है ना, मुद्रण मुद्रण करके जिनका संचार किया जाता है, जैसे कि क्या, हमारा समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाएं जो भी होती हैं, पोस्टर्स, जो भी पोस्टर्स होते हैं जिन्हें छपा के भेजा जाता है, या पंपलेट इत्यादि सभी क्या होते हैं, मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपके शहर में कहीं पे टूर्नामेंट हो रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट, तो आप देखते हैं दीवार पर चिपका देते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट। जैसे कोई कोचिंग सेंटर खुला कि ये कोचिंग सेंटर यहाँ है, यहाँ पे ज्वाइन करिए, ये करिए, ये सभी क्या होता है, हमारा संचार के मुद्रण माध्यम के अंतर्गत आता है। इसके माध्यम से क्या हो रहा है, एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया जा रहा है, जितने लोग उसको पढ़ेंगे उतने लोग उससे जुड़ेंगे। अगला होता है हमारा क्या, प्रसारण माध्यम जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोस्तों हमारे इसको भी 2 प्रकार से कभी कभी बांटा जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होता है हमारा श्रव्य माध्यम, क्या, श्रव्य माध्यम, और दूसरा होता है क्या दोस्तों, दृश्य माध्यम। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो श्रव्य माध्यम होता है, इसमें हम चीजों को या जो भी जनसंचार होता है वो खाली आवाज के माध्यम से होता है, जैसे कि रेडियो, टेलीफोन, सेल्यूलर फोन, तो ये सभी क्या हमारे श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही एक दोस्तों हमारा दृश्य माध्यम भी आता है। दृश्य माध्यम में क्या क्या आता है आपका, दूरदर्शन, कंप्यूटर, चलचित्र या फिल्म, फैक्स, ईमेल, वीडियो, इंटरनेट, ये सभी दोस्तों हमारा क्या, दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। तो कंप्यूटर, दर्शन, चलचित्र, फैक्स, ईमेल, वीडियो, ये सभी क्या होता है, हमारा दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। यानी कि इसमें दृश्य के माध्यम से, और दृश्य के साथ साथ दोस्तों श्रव्य के माध्यम से, यानी कि आवाज के साथ साथ दिखने के माध्यम से हम क्या करते हैं, जनसंचार करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, देखते हैं आज तक में आप न्यूज पढ़ते हैं ना, तो आपको वहां पे चित्र भी दिखाई जाते हैं, आपको श्रोताओं की आवाज भी सुनने को मिलती है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। और तीसरा दोस्तों हमारा जो होता है एक सोशल मीडिया, कहते हैं ना सोशल मीडिया की पावर बहुत है। तो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग, ये सभी हमारा क्या होता है, सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। इतने पॉइंट दोस्तों आपको यहां से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि रेडियो संचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है, तो रेडियो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत आएगा। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही पूछ लेगा दूरदर्शन किसके अंतर्गत आता है, कंप्यूटर किसके अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बनते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में लिखित में प्रसारण का श्रव्य माध्यम है। तो प्रसारण का श्रव्य माध्यम क्या पूछा गया है, पोस्टर, रेडियो, फैक्स या फिर ईमेल। तो प्रसारण का श्रव्य माध्यम दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये प्रकार है। जबकि पोस्टर, फैक्स और ईमेल, पोस्टर और फैक्स ये किसके अंतर्गत आते हैं, पोस्टर आता है दोस्तों हमारा मुद्रण माध्यम, प्रिंटेड मीडिया के अंतर्गत आता है। और फैक्स और ईमेल ये आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत ही दृश्य माध्यम में आते हैं। किसमें, दृश्य माध्यम में आते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रसारण माध्यम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दृश्य माध्यम है। तो आधुनिक प्रसारण माध्यम के अंतर्गत दोस्तों निम्न में से देखिए, ऑप्शन कंप्यूटर, सेल्युलर फोन, दूरभाष या फिर रेडियो। तो इसमें से दोस्तों कंप्यूटर क्या है हमारा, प्रसारण माध्यम के अंतर्गत क्या है, दृश्य माध्यम है। क्या दृश्य माध्यम है, कंप्यूटर, दूरदर्शन, चलचित्र, फैक्स, ईमेल, वीडियो, ये सभी। जबकि सेल्युलर फोन, रेडियो और दूरभाष ये क्या है दोस्तों हमारे, ये श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है। तो भारत की सर्वप्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति है दोस्तों क्या, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTIB इसे कहते हैं, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 27 अगस्त 1947 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और भारत की सर्वप्रथम और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति है कौन सी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नवा
डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? एडिटर, रिपोर्टर, कंपोजिटर या फिर प्रूफ रीडर? तो डेस्क के लिए समाचारों की जो आपूर्ति होती है दोस्तों, वह कौन करता है? रिपोर्टर करता है। कौन करता है? रिपोर्टर करता है। अब समाचार लेखन में दोस्तों हमारे कई सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है। तो समाचार लेखन के प्रश्नों को जब करेंगे तो वहां पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि डेस्क क्या होता है और रिपोर्टर क्या होता है, एडिटर क्या होता है, कंपोजिटर क्या होता है। ये सभी चीजें हम उसमें एक साथ जब प्रश्नों को पढ़ेंगे उस संबंध में, तो वहां पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे याद रख लीजिए कि डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? रिपोर्टर करता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखने का ज्ञापन कब निर्गत किया? तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखने का ज्ञापन कब प्रस्तावित किया दोस्तों? 1957 में। तो या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? तो 1957 में रखा गया था। तो डायरेक्टली याद करने वाला प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब यहां से प्रश्न आता है दोस्तों एक कि ये जो ऑल इंडिया रेडियो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना ऐसा माना जाता है सबसे पहले दोस्तों 23 जुलाई 1927 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी विधिवत स्थापना मानी जाती है कब? 1936 में। तो दोनों ही याद रखने हैं, 1927 या 1936। वैसे मैक्सिमम किताबों में आपको 1936 मिलेगा, तो आप 1936 को याद करते हुए चलिए कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी विधिवत रूप से? तो 1936 में। और इस ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया? 1957 में दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसका चयन कीजिए। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, रेडियो या फिर पुस्तकें? तो शब्द संचार का माध्यम दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है? तो रेडियो क्या है? शब्द संचार का माध्यम नहीं है। तो ये किसका माध्यम है? यह श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम है, तो शब्द संचार या मुद्रण माध्यम यह नहीं है। जबकि पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पुस्तक है, ये क्या हमारी मुद्रण माध्यम या प्रिंटेड मीडिया के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जनसंचार के आधुनिक प्रसारण माध्यम श्रव्य और दृश्य की दृष्टि से निम्न में से कौन सा माध्यम असंगत है? तो जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रसारण माध्यम पढ़ते हैं, उसमें से कौन सा गलत है? दूरदर्शन, फिल्म, ईमेल या फिर रेडियो? तो इसमें से दोस्तों प्रसारण माध्यम श्रव्य और दृश्य के बारे में पूछा गया है। तो देखिए दूरदर्शन भी है दोस्तों, रेडियो भी है, फिल्म भी है, तो कौन सा नहीं है इसमें से पूछा गया है? तो कौन सा माध्यम असंगत? तो दोस्तों रेडियो असंगत होगा, रेडियो। क्योंकि देखिए श्रव्य और दृश्य दोनों के बिहाफ पे पूछा है ना, तो दूरदर्शन में श्रव्य और दृश्य दोनों होता है, फिल्म में भी दोस्तों श्रव्य और दृश्य आप दोनों सुनते हैं, ईमेल में भी दृश्य भी होता है और आपका श्रव्य भी होता है। जबकि रेडियो क्या है दोस्तों हमारा? यह सिर्फ और सिर्फ क्या है? श्रव्य माध्यम है। क्या है? श्रव्य माध्यम है। तो इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? रेडियो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से मुद्रण माध्यम या प्रिंटेड मीडिया नहीं है? क्या प्रिंटेड मीडिया नहीं है? दूरभाष, विज्ञापन, समाचार पत्र या फिर बैनर? तो प्रिंटेड मीडिया दोस्तों इसमें से दूरभाष नहीं है। तो दूरभाष जो आता है यह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? यह श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। और दूरभाष को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेलीफोन। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा दोस्तों टेलीफोन को क्या कहा जाता है, तो इससे क्या कहा जाता है? दूरभाष कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, टेलीविजन दो शब्दों से के योग से बना है, टेली और विजन। टेली यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दूर, और विजन जिसका अर्थ होता है दृष्टि या साइट या दर्शन। ये जो विजन है यह किस भाषा का शब्द है? जैसे टेली दोस्तों यूनानी भाषा का शब्द है, तो विजन किस भाषा का शब्द है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जो विजन होगा दोस्तों यह हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। तो टेली किससे? ग्रीक, और विजन क्या होगा दोस्तों? हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। इसी कारण हम कहते हैं कि टेलीविजन जो हमारा ग्रीक लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो इतने पॉइंट आपको टेलीविजन के बारे में याद रखने हैं। और टेलीविजन या इसी को दोस्तों दूरदर्शन या टीवी भी कहते हैं, ये क्या होता है? एक दूरसंचार की प्रणाली है जिसके द्वारा चलचित्र या ध्वनि के माध्यम से दो स्थानों के बीच या एक विशाल तबके को के बीच में सूचनाओं को प्रसारित किया जाता है। और टेलीविजन के लिए दोस्तों दूरदर्शन सेट, दूरदर्शन कार्यक्रम और प्रसारण आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जल संचार का लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम के रूप में भी टेलीविजन को जाना जाता है। और इस टेलीविजन की खोज किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो 1927 में टेलीविजन की खोज हुई थी। अब देखिए दोस्तों टेलीविजन की खोज के बारे में भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इसका आविष्कार 1925 में हुआ, लेकिन वो एक बेसिक टीवी था जो कि सीआरटी पे डिपेंड था। लेकिन जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, आप पढ़ते हैं कि टेलीविजन के आविष्कार कौन है, वो आप पढ़ते हैं जेएल बेयर्ड। कौन? जेएल बेयर्ड। तो आपको बेयर्ड के संदर्भ में ही याद रखना है कि
टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जे.एल. बेयर्ड ने किया। और कब किया? 1927-28 में किया। आप 28 बहुत सारी किताबों में है, तो आपको 28 ही लेके चलना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कई आविष्कार हो सकते थे। सबसे पहले जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार 1925 में किया था, जो कि CRT बेस्ड था। उसके बाद 1927 में दोस्तों टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। फिर 1927 में ही दोस्तों फिलो फार्नवर्थ नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी टेलीविजन का आविष्कार किया, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट था। और सबसे पहले जो रंगीन टेलीविजन का आविष्कार किया वो जे.एल. बेयर्ड ने किया था 1928 में। इसी कारण जे.एल. बेयर्ड को टेलीविजन के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों जनसंचार वाले टॉपिक में, जो कि हम आगे जब सेपरेटली क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, तब डिटेल्स में हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करते हुए चलेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में विधिवत रूप से टेलीविजन सेवा का आरंभ कब से हुआ, तो 1965 से दोस्तों भारत में विधिवत रूप से 15 अगस्त 1965 से भारत में विधिवत रूप से टेलीविजन सेवा का आरंभ हुआ था। लेकिन दूरदर्शन का पहला प्रसारण भारत में कब किया गया? या फिर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई, तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत दोस्तों की गई थी 15 सितंबर 1959 से। 15 सितंबर 1959 दिल्ली से टेलीविजन सेवा की शुरुआत की गई। और विधिवत रूप से टीवी सेवा का शुभारंभ कब से हुआ? 15 अगस्त 1965 से हुआ। और जो ये टीवी सेवा थी या टेलीविजन सेवा थी, इसके लिए दूरदर्शन या फिर इसका नाम बदलकर दूरदर्शन कब कर दिया गया? तो 1975 में दोस्तों इसका नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया था, ठीक है। और दूरदर्शन से पहले इसे टेलीविजन इंडिया के नाम से जाना जाता था। टीवी को टेलीविजन इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो अभी अगर आप इसको नहीं भी नोट करेंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगली वीडियोज में जो मैं आपको जनसंचार के पार्ट्स बताऊंगा ना, वहां पर जब हम टेलीविजन पढ़ेंगे तो टेलीविजन के सारे क्वेश्चन बात करेंगे। जब समाचार पत्र पढ़ेंगे तो समाचार पत्र के सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वहां पर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन का हिंदी पर्याय क्या है? तो आप सभी लोगों को पता है दूरदर्शन। और टेलीविजन के लिए दूरदर्शन का शब्द प्रयोग कब से किया जाने लगा? तो 1975 से किया जाने लगा। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। और 1976 तक जो दोस्तों हमारी टेलीविजन सेवा थी वह आकाशवाणी का एक हिस्सा थी, लेकिन 1976 के बाद में इसे आकाशवाणी से अलग कर दिया गया था। यह भी आपको याद रखना है। और आकाशवाणी से अलग करके इसे दूरदर्शन नाम दिया गया था। तो 1975 भी आता है, कहीं कहीं 1976 भी आता है। तो आप ये दोनों ही याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में दूरदर्शन की नियमित सेवा कब प्रारंभ हुई थी? देखिए वही प्रश्न पूछ लिया गया है कि भारत में दूरदर्शन या टेलीविजन की नियमित सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1965 में दोस्तों प्रारंभ हुई थी। लेकिन सबसे पहले टेलीविजन की शुरुआत भारत में कब हुई थी? वो हुई थी 15 सितंबर 1959 को यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। और भारत में दूरदर्शन का पहला प्रसारण भी 15 सितंबर 1959 को ही किया गया था। लेकिन भारत में टेलीविजन की विधिवत शुरुआत कब से हुई? तो 15 अगस्त 1965 से हुई थी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का ऐसा महाजाल जो हमें सूचनाओं की प्राप्ति और उन्हें एक दूसरे के साथ संप्रेषित करने की सुविधा प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो संपूर्ण विश्व में फैले कंप्यूटरों का ऐसा महाजाल जो हमें सूचनाओं की प्राप्ति और उन्हें एक दूसरे के साथ संप्रेषित करने की सुविधा प्रदान कराता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। और इंटरनेट दोस्तों आपको पता ही है, इंटरनेट के बारे में आपको क्या बताना है, इसे क्या कहलाता है? अंतरजाल भी कहा जाता है। अंतरजाल भी कहा जाता है। और जनसंचार का सबसे नया और सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम के रूप में हम इंटरनेट को जानते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंटरनेट जो इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द होता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों कि इंटरनेट का संक्षिप्त रूप क्या है या इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप क्या है? तो हो जाएगा इंटरनेट। के लिए हिंदी में दोस्तों इंटरनेट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आंतरिक जाल, या फिर दोस्तों इसी को हम कहते हैं क्या? अंतर जाल। अगला प्रश्न है इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ? वैसे दोस्तों इंटरनेट का आविष्कार माना जाता है 1960 के दशक से। कब? 1960 के दशक से हमारा इंटरनेट का आविष्कार माना जाता है। और इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक से अमेरिका के रक्षा विभाग में अन्वेषण के कार्यों के लिए की गई थी। और प्रारंभ में इसे दोस्तों अर्पानेट नाम दिया गया था। क्या? अर्पानेट नाम दिया गया था। लेकिन एक्चुअलिटी में पूछा जाएगा कि सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ, तो आपको आंसर मानना है दोस्तों 1969, जो कि एक्यूरेटली हमारा सही आंसर हो जाता है। 1969 में इंटरनेट का आविष्कार डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD द्वारा किया गया था। और यह इंटरनेट अमेरिका रक्षा विभाग के द्वारा UCLA के तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान कंप्यूटर्स का नेटवर्किंग करके बनाया गया था। तो इंटरनेट का आविष्कार 1969 में किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा।
अगला प्रश्न और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ईमेल किस जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत आता है। तो ईमेल दोस्तों हमारा आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है, आधुनिक दृश्य संचार माध्यम के अंतर्गत यह आता है क्या, ईमेल। और जनसंचार का एक माध्यम है ईमेल, किस प्रकार का माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत दोस्तों हमारा आता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत अब ये हमारा आता है। अब दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र कहते हैं, यूके ट्रिपल के द्वारा पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न है समाचार एकत्रित करने वाले को क्या कहा जाता है। तो समाचार एकत्रित करने वाले को संवाददाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1826 को ही पंडित जुगल किशोर जी के नेतृत्व में हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार उदंत मार्तंड शुरू किया गया था। इसी कारण राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब शुरू हुआ था। तो 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर जी के द्वारा उदंत मार्तंड को शुरू किया गया था, जो कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है आधुनिक जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, फेसबुक ये आधुनिक जनसंचार के माध्यम हैं। संचार में शोर का मतलब क्या होता है। तो संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं शोर कहलाती हैं, और यह प्रश्न भी यूके ट्रिपल के द्वारा पूछा जा चुका है कि संचार प्रक्रिया में शोर का मतलब क्या होता है। तो संचार प्रक्रिया में जो भी बाधाएं आती हैं वह शोर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है मैकेनिकल टाइपराइटर पर हिंदी में टाइप करने के लिए किस लेआउट का प्रयोग किया जाता है। तो मैकेनिकल टाइपराइटर पर हिंदी में टाइप करने के लिए रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाता है। रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट का या रेमिंगटन लेआउट का लिखा, रेमिंगटन लेआउट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य कंप्यूटिंग डिवाइसों पर हिंदी में टाइप कर कार्य करना ही क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे आप हिंदी में टाइप करके कार्य कर रहे हैं तो इसे हम हिंदी टाइपिंग कहते हैं क्या, हिंदी टाइपिंग। अगला प्रश्न है सबसे पहले हिंदी टाइप शायद वर्ड स्टार वर्जन 3+ जैसे एक शब्द संसाधक अक्षर में आया, फिर यह किस में आया। तो सबसे पहले जो हिंदी टाइप आया था वह वर्ड स्टार वर्जन 3+ में आया था। उसके बाद यह किस में आया, तो विंडोज और पेज मेकर और वेंचुरा के रूप में आया। विंडोज, पेज मेकर और वेंचुरा के रूप में हमारा हिंदी टाइप आया। ठीक है, तो सबसे पहले किस में आया था, वर्ड स्टार वर्जन 3+ जैसे एक शब्द संसाधक अक्षर में आया था क्या, सबसे पहले हिंदी टाइप। उसके बाद में विंडोज और पेज मेकर में आया हिंदी टाइपिंग। ठीक है, हिंदी टाइपिंग की नई विधि क्या कहलाती है। तो हिंदी टाइपिंग की नई विधि दोस्तों यूनिकोड कहलाती है। क्या कहलाती है, यूनिकोड कहलाती है। अगला प्रश्न है कुंजीपटल कंप्यूटर, टाइपराइटर अथवा अक्षरांकी में प्रयुक्त वह युक्ति जो इसकी यांत्रिक, दृश्य या कार्यात्मक व्यवस्था को दर्शाने के लिए काम में ली जाती है क्या कहलाती है। तो कुंजीपटल कंप्यूटर, टाइपराइटर और अक्षरांकी में प्रयुक्त वह युक्ति जो इसकी यांत्रिक, दृश्य और कार्यात्मक व्यवस्था को दर्शाने के लिए काम में ली जाती है कुंजीपटल लेआउट या फिर कीबोर्ड लेआउट कहलाती है। क्या कहलाती है, कीबोर्ड लेआउट कहलाती है। अगला प्रश्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया क्या है। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया दोस्तों आधुनिक जनसंचार के माध्यम है, और आधुनिक जनसंचार के 3 माध्यम के अंतर्गत इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी घटना की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। तो किसी घटना की रिपोर्ट को दोस्तों समाचार कहा जाता है। अगला प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत कब से हुई थी। तो विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत 1957 से हुई थी। अगला प्रश्न प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबरें क्या कहलाती हैं। तो प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबरें हार्ड न्यूज कहलाती हैं। क्या, हार्ड न्यूज कहलाती हैं। अगला प्रश्न है थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ तथा अरेंज किसके भाग होते हैं। तो थीम्स, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ तथा अरेंज दोस्तों हमारे पेज लेआउट के भाग होते हैं। किसके, पेज लेआउट के। और दोस्तों अगर आपको कंप्यूटर से संबंधित कोई भी टर्मिनोलॉजी एग्जाम में मिलती है हिंदी वाले सेक्शन में, खासकर जो पेज लेआउट होता है ना, जब भी आप MS वर्ड या किसी भी ऐसे पोर्टल पे काम करते हैं तो उसके पीछे आप देखते होंगे थीम्स भी होता है, पेज सेटअप करने का ऑप्शन भी होता है, पेज का बैकग्राउंड भी होता है, पैराग्राफ का भी होता है, अरेंज का भी होता है, और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जब भी आप वर्ड खोलते हैं तो वर्ड की होम स्क्रीन पे आपको जो भी ऑप्शन ऊपर, नीचे, साइड, दाएं बाएं दिखाई देते हैं, वही सब चीजें आपकी पेज लेआउट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी भी पत्र में साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली विशेष खबर क्या कहलाती है। तो किसी भी पत्र में साप्ताहिक या मासिक प्रकाशित होने वाली खबरें सॉफ्ट न्यूज कहलाती है, जबकि प्रतिदिन प्रकाशित होने वाली खबरें क्या कहलाती है, हार्ड न्यूज कहलाती है। अगला प्रश्न है हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट क्या कहलाता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट दोस्तों इंस्क्रिप्ट कहलाता है। क्या, इंस्क्रिप्ट। अगला प्रश्न है डॉट 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 की विशेषता है कि यह फॉन्ट एवं कीबोर्ड लेआउट पर निर्भर नहीं करती। आप किसी भी डॉट 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 फॉन्ट एवं किसी भी कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग करके हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो यूनिकोड की दोस्तों यह विशेषता मानी जाती है कि
फॉन्ट एवं कीबोर्ड लेआउट पर निर्भर नहीं करता है। आप किसी भी यूनिकोड फॉन्ट एवं किसी भी कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग करके हिंदी में टाइप कर सकते हैं। और यूनिकोड फॉन्ट दोस्तों क्या होता है ना, अगर आप यूनिकोड में टाइप कर रहे हैं तो वो आपको किसी भी पोर्टल पे अगर आप उसे खोलेंगे तो वो आपको शो करेगा। वहीं आप दोस्तों नॉन यूनिकोड फॉन्ट, जैसे आप कुर्तीदेव 10 में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अगर आप कुर्तीदेव 10 के डॉक्यूमेंट को अपने फोन में खोलना चाहेंगे तो वो नहीं खुलेगा। उसके लिए आपको एक विशेष सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, या आप उसे मेल में किसी को सेंड करते हैं तो मेल में भी शो नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। तो यूनिकोड फॉन्ट की यही विशेषता होती है हमारी, जैसे मंगल फॉन्ट है, यूनिकोड फॉन्ट है। उसमें क्या होता है, फॉन्ट एवं कीबोर्ड लेआउट पर यह निर्भर नहीं करता है और किसी भी कीबोर्ड पर आप उसे टाइप कर सकते हैं और वो हर किसी पोर्टल पे या आपका जो भी आप डिवाइसेज यूज कर रहे हैं उसमें शो करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट और भारतीय भाषी लिपियों का मानक कीबोर्ड लेआउट क्या कहलाता है? तो हिंदी का मानक कीबोर्ड लेआउट और भारतीय भाषी लिपियों का मानक कीबोर्ड लेआउट इंस्क्रिप्ट कहलाता है। क्या? इंस्क्रिप्ट। ठीक है, और यह कंप्यूटर हेतु एक टच टाइपिंग कुंजिटल खाका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे फॉन्ट जो यूनिकोड मानक के अनुसार होते हैं तथा कंप्यूटर के प्रचालन तंत्र के स्क्रिप्ट इंजन का प्रयोग करके टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे फॉन्ट जो यूनिकोड मानक के अनुसार होते हैं तथा कंप्यूटर के प्रचालन तंत्र के स्क्रिप्ट इंजन का प्रयोग करके टेक्स्ट प्रदर्शित करते हैं, यूनिकोड फॉन्ट कहलाते हैं। और यही प्रश्न दोस्तों आपका यूके ट्रिपल के द्वारा पहले पूछा जा चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, वे फॉन्ट जो पुराने 8 बिट मानकों के अनुसार बने होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे फॉन्ट जो पुराने 8 बिट मानकों के अनुसार बने होते हैं नॉन यूनिकोड फॉन्ट कहलाते हैं। कौन से? नॉन यूनिकोड फॉन्ट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, नॉन यूनिकोड फॉन्ट किस लेआउट पर आधारित होते हैं? तो रेमिंगटन लेआउट पर आधारित होता है। कौन? नॉन रेमिंगटन यूनिकोड फॉन्ट किसमें? रेमिंगटन लेआउट पे। अगला प्रश्न है, समाचार को त्रुटि रहित कर छपने योग्य बनाने वाला क्या कहलाता है? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा चुका है। तो समाचार को त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला जो कहलाता है संपादक कहलाता है, संपादक। और इसका यह सब कुछ करने का कार्य प्रणाली क्या कहलाती है? संपादन कहलाती है। क्या कहलाती है? संपादन कहलाती है। ठीक है, तो त्रुटि रहित कर छापने वाला योग्य बनाने वाला संपादक, और समाचारों को इकट्ठा करने वाला संवाददाता या फिर पत्रकार। अगला प्रश्न है, मानक कुंजी पटल में टंकन यानी कि टाइपिंग ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा सभी अध्ययन प्रचारण प्रणालियों में पठनी किसका फायदा माना जाता है? तो यूनिकोड। तो प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से पूछा गया था, ये आपका वैयक्तिक साइक में, निम्न में से यूनिकोड के फायदे क्या है? तो यूनिकोड के फायदे क्या क्या है? मानक कुंजी पटल में टंकन कर सकते हैं आप, ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा होती है आपको, और सभी अध्ययन प्रचारण प्रणालियों में पठनी बना सकते हैं आप उस फॉन्ट को। तो किसका फायदा है? यूनिकोड का फायदा है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, जनसंचार का बहुआयामी माध्यम माना जाता है दोस्तों, इंटरनेट को जनसंचार का सबसे विस्तृत और बहुआयामी माध्यम माना जाता है। अगला प्रश्न है, संदेश के कोड का अर्थ समझना क्या कहलाता है? तो कूटवाचन या डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, कूटवाचन या डिकोडिंग कहलाता है संदेश के कोड का अर्थ समझना। अगला हमारा प्रश्न है, पाठकों को लुभाने वाली या लुभावनी खबरों से परिपूर्ण पत्रकारिता क्या कहलाती है? पीत पत्रकारिता कहलाती है। इससे पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। संपूर्ण या अमीर लोगों से संबंधित पत्रकारिता क्या कहलाती है? तो पेज 3 पत्रकारिता कहलाती है, संपूर्ण या अमीर लोगों से संबंधित पत्रकारिता। अगला प्रश्न है, फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट कलर बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट कलर बदलने के लिए दोस्तों थीम्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थीम्स का, और यह आपका पेज लेआउट का एक पार्ट माना जाता है। अगला प्रश्न है, पेज के चारों ओर छूटा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। ठीक है, ये भी पेज लेआउट का टॉपिक है। अगला प्रश्न है, WWW के आविष्कारक कौन थे? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली हमारे WWW के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है, पैराग्राफ की लाइन को बदलकर आगे की लाइन को दूसरे पेज में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो पैराग्राफ की लाइन को बदलकर, जैसे आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं उसकी लाइन को बदलकर आप उसे नेक्स्ट पेज में ले जाना चाहते हैं तो इसे कहते हैं पेज ब्रेक। क्या कहते हैं? पेज ब्रेक कहते हैं। ये भी पेज लेआउट का टॉपिक है। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग किसमें होता है? तो पैराग्राफ को बदलने के लिए टेक्स्ट रैपिंग का प्रयोग किया जाता है, पेज लेआउट का ही ये भी टॉपिक है। अगला प्रश्न है, सभी प्रचारण प्रणालियों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उपयोग के लिए विकसित फॉन्ट एनकोडिंग प्रणाली कौन सी है? तो वह है यूनिकोड प्रणाली, और यह प्रश्न भी यूके ट्रिपल के द्वारा पूछा जा चुका है। तो सभी प्रचारण प्रणालियों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक साधनों में उपयोग के लिए विकसित फॉन्ट एनकोडिंग प्रणाली कौन सी है? यूनिकोड। अगला प्रश्न है, आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत क्या आता है? दोस्तों ईमेल आता है, और यह प्रश्न भी आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है कि आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत क्या आता है? ईमेल आता है। ठीक है, श्रव्य दृश्य माध्यम होता है तो टेलीविजन होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंगल, अपराजिता, कोकिला, उत्साह, संस्कृत 2003 और एरियल ये क्या है? तो मंगल, अपराजिता, कोकिला, उत्साह, संस्कृत 2003 और एरियल क्या है? ये आपके यूनिकोड फॉन्ट है। कौन से फॉन्ट है? यूनिकोड फॉन्ट है। और वही कुर्तीदेव और चाणक्य ये क्या है दोस्तों? ये नॉन यूनिकोड फॉन्ट होते हैं। नॉन यूनिकोड फॉन्ट होते हैं। फॉन्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यूनिकोड और नॉन यूनिकोड फॉन्ट, फिर इनके अलग अलग टाइप आते हैं अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फॉन्ट में लिखे टेक्स्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलता है क्या कहलाता है? तो फॉन्ट परिवर्तक बोलते हैं इसे, फॉन्ट चेंजर या फिर एनकोडिंग चेंजर या एनकोडिंग परिवर्तक बोलते हैं। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक फॉन्ट में लिखे गए टेक्स्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलता है, फॉन्ट परिवर्तक कहलाता है या फिर एनकोडिंग परिवर्तक कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टाइपराइटर, सेल फोन, संगणक यानी कि कंप्यूटर आदि के कुंजी पटल को दबाकर टेक्स्ट को इनपुट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये टाइपिंग या टंकण कहलाती है। तो टाइपराइटर, सेलफोन, संगणक आदि के कंप्यूटर आदि के कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड को दबाकर टेक्स्ट को इनपुट करने की प्रक्रिया आपकी टाइपिंग कहलाती है, टंकण कहलाती है। अगला प्रश्न है,
किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा निर्देश दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको टिप्पण कहते हैं। यह प्रश्न भी आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है और ये पत्र लेखन में आपको डिटेल से मैं करा चुका हूं। अगला प्रश्न है, रेडियो को एक अद्भुत शक्ति किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति कहा था। अगला प्रश्न है, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहा जाता है। यह प्रश्न भी यूके ट्रिपल एससी के द्वारा पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को क्या कहते हैं? एंकर बाइट कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो को दिखाने को या कथन दिखाने को या लाइव दिखाने को हमारे एंकर बाइट कहा जाता है। अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो मीडिया को दोस्तों भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। किसे? मीडिया को। और मीडिया में भी मेनली प्रिंट मीडिया को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब रखा गया था? 1957 में सुमित्रा नंदन पंत जी के प्रयासों से दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी? तो 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, टेलीविजन क्या है? हमारा टेलीविजन श्रव्य दृश्य माध्यम है जनसंचार का। अगला प्रश्न, भारत में टेलीविजन या टेलीविजन इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1959 में भारत में टेलीविजन या टेलीविजन इंडिया की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन का नियमित प्रसारण किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो 1965 से दोस्तों भारत में टेलीविजन का नियमित प्रसारण शुरू हुआ था। शुरुआत 1959 से, नियमित प्रसारण 1965 से शुरू हुआ था। और टेलीविजन इंडिया का नाम दूरदर्शन किस वर्ष रखा गया था? तो इसमें दोस्तों 2 साल मिलता है, कहीं कहीं 1975, कहीं कहीं 1976। तो 1975 एनसीईआरटी में आपका दिया गया है। तो टेलीविजन इंडिया का नाम दूरदर्शन किस वर्ष रखा गया था? 1975 में रखा गया था। अगला प्रश्न है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण, कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो कार्यव्रत कहलाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि यूके ट्रिपल एससी ने ही पूछा कि बैठक में उपस्थित व्यवस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यव्रत कहलाता है। अगला प्रश्न, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है क्या कहलाता है? न्यूज फैक्ट कहलाता है। क्या? किसी भी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया क्या कहलाता है? न्यूज फैक्ट कहलाता है। अगला प्रश्न, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक कौन सा था? हम लोग। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखा गया था 1984 में। ठीक है, प्रसार भारती का गठन किस वर्ष हुआ था? 1997 में दोस्तों प्रसार भारती का गठन किया गया था। किसका? प्रसार भारती का। कब? 1997 में। अगला प्रश्न, एंकर द्वारा किसी समाचार की पूर्ति हेतु वीडियो या कथन दिखाकर खबर की प्रामाणिकता देना एंकर बाइट कहलाता है। आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न, जनता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। समाचार लेखन की शैली क्या है? उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन किस शैली में किया जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। यूके ट्रिपल एससी के द्वारा यह प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में पूछा गया कि समाचार लेखन की शैली क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली होती है, इस टाइप से। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली। अगला प्रश्न है, नाटक लेखन या कहानी लेखन की शैली कौन सी होती है? तो सीधा पिरामिड शैली होती है नाटक लेखन या फिर कहानी लेखन की। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू पेज से संबंधित सेटिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन्यू पेज से संबंधित सेटिंग करने के लिए दोस्तों पेज लेआउट का प्रयोग किया जाता है। किसका? पेज लेआउट का प्रयोग। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम उत्तराखंडी सुमित्रा नंदन पंत जी थे। 1968 में दिया गया था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चिदम्बरा के लिए। अगला प्रश्न, वर्तमान में जनसंचार का सबसे द्रुतगामी माध्यम कौन सा है? द्रुतगामी, जो कि तेजी से फैलता है। तो सोशल मीडिया वर्तमान में संचार का सबसे द्रुतगामी माध्यम माना जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान को समाचार पत्रों का प्रकाशन क्या कहलाता है? तो इंटरनेट पर खबरों का आदान प्रदान व समाचार पत्रों का प्रकाशन दोस्तों इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। क्या? इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ईमेल क्या है दोस्तों? तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल दृश्य माध्यम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल का फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है और ये क्या है? मेनली दृश्य माध्यम है। अगला प्रश्न, सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न, हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ किस वेबसाइट से माना जाता है? तो वेब दुनिया नामक वेबसाइट से हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है, वेब दुनिया से। अगला प्रश्न है, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब क्या है? तो ये सोशल मीडिया के माध्यम है। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट, यूट्यूब ये सोशल मीडिया के माध्यम है। अगला प्रश्न, खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण दोस्तों लाइव कहलाता है। क्या? लाइव। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिंदी संस्करण कब जारी हुआ था? 2007 में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस का हिंदी संस्करण जारी हुआ था। अगला प्रश्न, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? तो रांगे राघव। यह प्रश्न भी आयोग के द्वारा पूछा गया दोस्तों कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या? रांगे राघव है। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया क्या है? तो सोशल मीडिया को दोस्तों संचार का अपरंपरागत माध्यम माना जाता है। क्या? संचार का अपरंपरागत माध्यम माना जाता है। किसको? सोशल मीडिया को। अगला प्रश्न, ब्लॉग्स को क्या कहा जाता है? तो ब्लॉग्स को दोस्तों इंटरनेट डायरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी फॉन्ट कितने रूप में प्रचलित है? मेनली 2, यूनिकोड फॉन्ट और नॉन यूनिकोड फॉन्ट।
अगला प्रश्न है, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अनुमोदन कहते हैं। क्या? अनुमोदन। और यह प्रश्न भी आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत में जिस स्त्री के साथ में बलात्कार हुआ है उसे कोर्ट में क्या कहते हैं? अभियोक्त्री कहते हैं। और यह प्रश्न भी आयोग के द्वारा पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का पितामह, भैया भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना हुई थी। कब? 1952 मुंबई में। अगला प्रश्न है, भाषा कंप्यूटरी का एक प्रभाग कौन सा है जो हिंदी भाषा से संबंधित सकल कार्यों को संगणक या कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिजिटल युक्तियों पर कर पाने से संबंधित है? तो हिंदी कंप्यूटरी या हिंदी कंप्यूटिंग दोस्तों भाषा कंप्यूटरी का एक प्रभाग है जो कि हिंदी भाषा से संबंधित सकल कार्यों को कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य डिजिटल युक्तियों पर कर पाने में संबंधित है। क्या? हिंदी कंप्यूटरी या हिंदी कंप्यूटिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम टंकण कौन थी? विश्व की प्रथम टंकण कौन थी जिनके पिता क्रिस्टोफर सोल्स ने व्यवहारिक टाइपराइटर का आविष्कार किया था? तो विश्व की प्रथम टंकण थी कौन? लिलियन सोल्स। कौन? लिलियन सोल्स विश्व की प्रथम टंकण थी जिन्होंने टाइपिंग करी थी। अगला प्रश्न, दूरदर्शन की देश में महानगरों में शुरुआत कब हुई थी? तो दूरदर्शन की देश के महानगरों में शुरुआत हुई थी मेनली 1984 से। दिल्ली में हुई थी 1984 में, मुंबई में 1985 में, चेन्नई में 1987 में और कोलकाता में 1988 में। मेट्रो चैनल शुरू करने के लिए एक चैनल के लिए एक दूसरे चैनल की नेटवर्किंग हुई थी। कब हुई थी? तो मेट्रो चैनल शुरू करने के लिए एक दूसरे चैनल की नेटवर्किंग हुई थी 26 जनवरी 1993 को। कब? 26 जनवरी 1993 को। अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 14 मार्च 1955 से आपके अंतर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती या भारतीय प्रसारण निगम का गठन कब हुआ था? तो 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया था। और खेल चैनल डीडी स्पोर्ट्स की शुरुआत कब से हुई थी? तो 18 मार्च 1899 से दोस्तों खेल चैनल डीडी स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि 24 घंटे के समाचार चैनल डीडी न्यूज़ की शुरुआत कब हुई थी? तो 3 नवंबर 2002 को 24 घंटे के समाचार चैनल डीडी न्यूज़ की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो ये दोस्तों परिभाषित कीजिए। तो संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों? चर शब्द से हुई है। तो प्रश्न बन जाएगा कि संचार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? चर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ठीक है। अगला प्रश्न है, संचार से क्या अभिप्राय है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। और इसकी उत्पत्ति चर धातु से हुई है। चर यानी कि जब सूचना, विचार और भावना चलकर या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। और जब यही संचार इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के माध्यम से किया जाता है या एक विशाल स्तर पर किया जाता है तो उसे हम जनसंचार कह देते हैं। अगला, संचार और जनसंचार के विविध माध्यम कौन कौन से हैं? तो संचार के दोस्तों मुख्यतः 3 माध्यम माने जाते हैं। कितने माध्यम माने जाते हैं? 3 माध्यम माने जाते हैं। पहला होता है प्रिंट मीडिया, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा होता है दोस्तों क्या? सोशल मीडिया। ठीक है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। और ये सारी मीडिया के बारे में मैं आपको इससे पहली वाली जनसंचार वाली वीडियो में बता चुका हूं, ऑब्जेक्टिव वाली में। उसमें आप लोग देख लें और किस किस प्रकार से किसको क्लासिफाइड किया जाता है ये भी आपको देखना है कि प्रिंट मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या मुद्रित माध्यम में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आता है और सोशल मीडिया में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो संचार और जनसंचार के विविध माध्यम कौन कौन से हैं? टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा। इसमें से दोस्तों प्रश्न बन जाएगा कि टेलीफोन किस मीडिया के अंतर्गत आता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। समाचार पत्र किस में आता है दोस्तों? कोई भी पढ़ने वाली चित्र समाचार पत्र जो आपके आते हैं ये आता है मुद्रित मीडिया या फिर प्रिंटेड माध्यम में। रेडियो, टेलीविजन, ये सभी आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, सिनेमा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। अगला प्रश्न, संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं? संचार के मुख्यतः दोस्तों 5 तत्व होते हैं: स्रोत, संदेश, शोर, डिकोडिंग और फीडबैक। प्रश्न पूछ लेगा निम्न में से कौन सा संचार का तत्व है, कौन सा संचार का तत्व नहीं है? तो याद रखना है स्रोत, जो कि आपका संचार को बढ़ावा देते हैं, यानी कि संचार शुरू करता है। जैसे मैंने आपसे कुछ कहा तो मैं स्रोत हूं। संदेश, जो चीज हम दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं। शोर, संचार में आने वाली जो बाधाएं हैं वो शोर कहलाती हैं। डिकोडिंग क्या होती है कि दूसरे आदमी को समझने के लिए जब हम अपने संदेशों को उसकी जानने वाली भाषा में डिकोड करते हैं तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। और फीडबैक, जब सामने वाला भाषा को, हमारी बातों को समझ जाता है और हमें उसका रिप्लाई देता है तो ये फीडबैक होता है। ठीक है। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको पोस्टमार्टम क्लास में बता चुका हूं। तो 5 मुख्यतः तत्व होते हैं संचार के। अब कहीं कहीं दोस्तों आपको इसके 6 तत्व भी दिखाई देंगे। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, स्रोत, संदेश, एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक और शोर, ये 6 तत्व भी दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, संचार के प्रकार कौन कौन से हैं? तो संचार के भी हमारे अनेकों प्रकार होते हैं, जैसे कि मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। मौखिक संचार क्या होता है? जब हम मौखिक रूप से संचार करते हैं, बोल के संचार करते हैं, मौखिक।
अमौखिक संचार क्या होता है? जब हम इशारों के माध्यम से या अपने हाथ के इशारों के माध्यम से संचार करते हैं, अमौखिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार जब हम खुद से संचार करते हैं, कभी-कभी हम सोचते हैं ना आज मुझे इतना पढ़ना है, ये करना है, अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ में संचार करते हैं। समूह संचार यानी कि ग्रुप डिस्कशन, जब हम ग्रुप में बैठ के 5 से 6 लोग संचार करते हैं। और जनसंचार क्या होता है? जब एक विशाल तबके के साथ में संचार किया जाता है, जैसे कि समाचार पत्रों के द्वारा, टीवी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, जब हम एक विशाल तबके को संबोधित करते हैं, जैसे कि आज तक न्यूज़ चैनल है, तो वो हमारे साथ क्या कर रहा है? जनसंचार कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की सहायता से ये हमारे तक क्या कर रहा है? सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, तो वो जनसार एक विशाल माध्यम जहां पे आ जाएगा सूचनाओं के आदान प्रदान का, वो जनसंचार माना जाता है। अगला प्रश्न है, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है? जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तब संचार की शुरुआत होती है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि जब स्रोत संचारक एक उद्देश्य के साथ विचार, संदेश या भावना को किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहता है, तो किसकी शुरुआत मानी जाती है? संचार की शुरुआत मानी जाती है। स्रोत से ही संचार की शुरुआत मानी जाती है। स्रोत को ही संचारक भी कहा जाता है। सफल संचार के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो सफल संचार के लिए आवश्यक होता है दोस्तों क्या? संदेश ग्रहीता, यानी कि उस कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश दे रहे हैं। तो सफल संचार के लिए दूसरे आदमी को भी आपका बोला हुआ समझ में आना चाहिए। तो इसी के लिए इनकोडिंग डिकोडिंग करता है। इनकोडिंग यानी कि दूसरे आदमी के समझने के लिए हम अपने संदेश को उसकी भाषा में जब कन्वर्ट करते हैं, तो इनकोडिंग होता है। ठीक है, डिकोडिंग जब वह हमारी बात को समझ जाता है और इनकोडिंग वाले सिग्नल को डिकोड करके समझता है, तो उसे डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे। डिकोडिंग का क्या अर्थ है? देखिए, डिकोडिंग का अर्थ होता है प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। ये डिकोडिंग कहलाती है। यानी कि हमने कुछ बोला, जैसे मैं आपको अभी चाइनीज में चाऊ चू 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 बोलो, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनकोडिंग तो मैंने कर दी, आप डिकोडिंग नहीं कर पाए, आपको समझ में नहीं आता है। तो एनकोडिंग क्या आता है कि आपको हिंदी समझ में आती है, तो मैं आपसे हिंदी में ही बात कर रहा हूं, तो ये मेरी एनकोडिंग है। डिकोडिंग क्या है कि मैंने जो बोला है वो आप लोग समझ पा रहे हैं, यानी कि प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझने की कोशिश ही डिकोडिंग कहलाती है। फीडबैक क्या होता है? संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था, उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिल जाता है, और जब प्राप्तकर्ता उसका हमें फीडबैक देता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। यानी कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था, उसी अर्थ में जब वह प्राप्तकर्ता को मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां से एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे। देखिए कि प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझने की कोशिश क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। और सेम यही प्रश्न दोस्तों आपका वैयक्तिक सहायक के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, संचारक ने जिस अर्थ के साथ में संदेश भेजा था, उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है। इसका पता हमें किससे चलता है? फीडबैक से चलता है। शोर से क्या अभिप्राय होता है? संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर कहते हैं। और यह प्रश्न भी वैयक्तिक सहायक के एग्जाम पेपर में डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। अगला प्रश्न, सांकेतिक संचार, जब संकेतों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? सांकेतिक संचार कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठकर संचार करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठकर संचार करते हैं, तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि साक्षात्कार में कौन से कौशल की परख होती है? तो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में अंतर्वैयक्तिक कौशल की परख होती है। प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है? तो इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार आपका अंतर्वैयक्तिक संचार का उदाहरण है, क्योंकि व्यक्ति इसमें आपस में आमने सामने बैठकर क्या करते हैं? संचार करते हैं। अगला प्रश्न, जनसंचार की विशेषताएं क्या होती है? तो जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति क्या होती है? सार्वजनिक होती है। ठीक है, तो ये जनसंचार की विशेषता होती है। संचार के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क तथा समस्या समाधान, प्रतिक्रिया। ये संचार के प्रमुख कार्य होते हैं। जैसे कि आपको ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा संचार का कार्य नहीं है? तो प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क तथा समस्या समाधान, प्रतिक्रिया, ये आपके समाचार के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न, समाचार के अन्य कार्य क्या होते हैं? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना, ये जनसंचार के कुछ अन्य कार्य होते हैं। क्या? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, खबरों, लेखों तथा फीचरों को व्यवस्थित ढंग से संपादकीय करने का कार्य किसका होता है? तो खबरों, लेखों और फीचरों को व्यवस्थित ढंग से करने का कार्य या व्यवस्थित ढंग से अरेंज करने का कार्य किसका होता है? संपादकीय विभाग का होता है। किसका होता है? संपादकीय विभाग का होता है। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है कि खबरों, लेखों और फीचरों को व्यवस्थित ढंग या व्यवस्थित तरीके से किसके द्वारा किया जाता है? व्यवस्थित किसके द्वारा किया जाता है? तो संपादकीय विभाग के द्वारा किया जाता है, और यह काम करने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। अगला प्रश्न, उदंड मार्तंड जो हमारा समाचार पत्र था का प्रकाशन कब और कहाँ हुआ? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है उद्दंड मार्तंड को, जिसका प्रकाशन दोस्तों 1826 में
कोलकाता से जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ था। तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। उद्दंडमार्तन साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन 1826 में सबसे पहले कोलकाता से किसके द्वारा किया गया था? जुगल किशोर के संपादक में किया गया था। तो उद्दंडमार्तन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जुगल किशोर जी थे। अगला प्रश्न, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 से मानी जाती है और जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से भारत में पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? 1780 से हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा की गई थी। और कौन सा समाचार पत्र निकाला था इन्होंने? बंगाल गजट, बंगाल गजट इंग्लिश में। आजादी से पूर्व समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो आजादी से पूर्व देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी ये पत्रकार थे, सॉरी पत्रकारों के नाम है। माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन साहा, राम वृक्ष मीनापुरी, बाल मुकुंद गुप्त, ये आजादी से पूर्व हमारे पत्रकार थे। अगला प्रश्न है, आजादी पूर्व की कुछ प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताइए, जैसे कि केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, कंस, हंस, कर्मवीर, प्रताप, आज, विशाल भारत, ये आजादी से पूर्व कुछ हमारी पत्र पत्रिकाओं के नाम थे। तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कौन सा आजादी के पूर्व की पत्रिका है? तो याद रखना, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, प्रताप, आज, विशाल भारत, ये हमारे आजादी से पूर्व के जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न, रेडियो का आविष्कार कब और किसने किया? सन 1895 में जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। किसने? रेडियो का आविष्कार किसने? जी मार्कोनी, 1895। अगला प्रश्न, सिनेमा का आविष्कार कब और किसने किया? 1883 में दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया जाता है, 1883 में। जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय साधन क्या है? तो जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय साधन दोस्तों इंटरनेट है। और सेम प्रश्न आपका यूके SSC ने वैयक्तिक सहायक वाले एग्जाम में पूछा था कि जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय साधन क्या है? इंटरनेट है। अगला प्रश्न है कि स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है? तो तहलका, ऑपरेशन दुर्योधन या चक्रव्यूह, ये आपके क्या है? प्रमुख स्टिंग ऑपरेशन होते हैं। स्टिंग ऑपरेशन यानी कि जब किसी विशेष खबर को लेकर के पत्रकार के द्वारा एक विशेष खोज परख की जाती है और गुपचुप तरीके से एक समाचारों को निकाला जाता है या फिर किसी भी विवादित मुद्दे को सॉल्व किया जाता है, तो उसी को स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, और स्टिंग ऑपरेशन कौन कौन से हैं? जैसे कि तहलका हो गया, ऑपरेशन दुर्योधन हो गया, चक्रव्यूह हो गया, ये स्टिंग ऑपरेशन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? तो जिज्ञासा और समाचार व्यापक अर्थों में पत्रकारिता का मूल तत्व माना जाता है। क्या? जिज्ञासा और समाचार। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता का संबंध किससे माना जाता है? तो सूचनाओं का संकलन तथा उनका संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना पत्रकारिता का संबंध माना जाता है। तो सूचनाओं का संकलन और उसका संपादन करके पाठकों तक पहुंचाने का कार्य क्या कहलाता है? पत्रकारिता कहलाता है। अगला प्रश्न है, समाचार के कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? नवीनता आवश्यक होती है, जनरुचि आवश्यक होती है, निकटता और प्रभाव आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, संपादन के लिए मुख्य रूप से क्या क्या तत्व आवश्यक होते हैं? तथ्यपरकता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन, ये आपका संपादन में मुख्य रूप से आवश्यक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार की परिभाषा क्या होती है? प्रश्न इंपोर्टेंट यही बन सकता है कि किसी भी ऐसी ताजा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, क्या कहलाता है? तो वह हमारा समाचार कहलाता है। कि कोई भी ऐसी ताजा घटना या विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसका अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो जिसमें और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, वह हमारा क्या कहलाएगा? समाचार कहलाएगा। अगला प्रश्न, संपादन का क्या अर्थ होता है? तो किसी भी सामग्री की अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना हमारा संपादन कहलाता है। तो प्रश्न बन जाएगा कि किसी भी सामग्री की अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है? तो उसे पठनीय बनाना कहलाता है दोस्तों क्या? संपादन। अगला प्रश्न है, पत्रकार की वैसाखियां किसे कहा जाता है? तो पत्रकार की वैसाखियां कहा जाता है किसे? विश्वसनीयता को, संतुलन को, निष्पक्षता को और स्पष्टता को। तो पत्रकार की वैसाखियां किसे कहा जाता है? विश्वसनीयता, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता को कहा जाता है। और संचार के मुख्यतः कितने तत्व माने जाते हैं दोस्तों? 8 तत्व माने जाते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अभी शायद मैंने आपको 6 बता दिया था, 6 नहीं, 8 है। स्रोत, एनकोडिंग, डिकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर, ये 8 हमारे संचार के मुख्यतः तत्व माने जाते हैं। कितने? 8 तत्व हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं, तो किसी भी सामग्री या अशुद्धि को दूर कर उसे पठनीय बनाने का कार्य कौन करता है? संपादक करता है। ठीक है, और यह जो पठनीय बनाने का कार्य होता है इसे संपादन कहा जाता है। ठीक है, विश्वसनीयता, संतुलन, निष्पक्षता और स्पष्टता, यह पत्रकार की वैसाखियां मानी जाती है। अगला प्रश्न है, संपादकीय किसे कहा जाता है? ठीक है, तो संपादक जिस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय प्रकट करता है उसे संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। इंपोर्टेंट है कि संपादक जिस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संपादकीय पृष्ठ कहते हैं। अगला प्रश्न है, पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित समाचार को क्या कहा जाता है? तो पहले पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित समाचार को कार्टून कोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टून कोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के प्रमुख के प्रकार बताइए। तो पत्रकारिता के अनेकों प्रकार होते हैं और प्रमुख प्रकार हैं कौन से? खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता और वैकल्पिक
पत्रकारिता, ठीक है। और ये सारी पत्रकारिता की डेफिनेशन दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। खोजपरक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन कर ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहलाता है? खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों कि ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिसे दबाने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, कौन सी पत्रकारिता कहलाती है? खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। अगला है दोस्तों वॉचडॉग पत्रकारिता। तो किसी भी सरकार के कामकाज पर नजर रखते हुए गड़बड़ी का पर्दाफाश करना क्या कहलाता है? वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। तो प्रश्न बन जाएगा कि किसी सरकार के या किसी के द्वारा सरकार के कामकाज पर निगाह रखते हुए उसमें गड़बड़ी का पर्दाफाश करना क्या कहलाता है? वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। अगला है किसी भी खास मुद्दे को उछालकर उसे पक्ष में या उसके पक्ष में जनमत बनाने का लगातार अभियान चलाना क्या कहलाता है? एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी ना, वो हमारा एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आ जाएगा कि जनमत चलाया गया था। तो किसी भी खास मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत बनाने को लेकर लगातार अभियान चलाना क्या कहलाता है? हमारा एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। अगला है स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल वैकल्पिक सोच को अभिव्यक्त करने का कार्य किस मीडिया के अंतर्गत आता है? वैकल्पिक मीडिया या वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। तो जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल वैकल्पिक सोच को अभिव्यक्त करने का कार्य करती है, क्या कहलाती है? वैकल्पिक मीडिया कहलाती है। तो ये 4 प्रकार के हमारे कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण पत्रकारिता होती है, जैसे कि फोटो पत्रकारिता। तो फोटो पत्रकारिता क्या होती है? जब फोटो के माध्यम से समाचार के महत्व को बढ़ाया जाता है या समाचार पढ़ने वाले को विश्वसनीयता दिलाई जाती है, तो इसको हम दोस्तों फोटो पत्रकारिता कहते हैं, ठीक है। ऐसी एक होता है आपका लास्ट में पीत पत्रकारिता। पीत पत्रकारिता भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है जिसके तहत पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों को बढ़ाया जाता है। तो पीत पत्रकारिता में क्या होता है? तो प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से बन सकता है दोस्तों कि पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता क्या कहलाती है? तो पीत पत्रकारिता कहलाती है। क्या? पीत पत्रकारिता कहलाती है। ऐसी दोस्तों एक होती है पेज 3 पत्रकारिता। तो पेज 3 पत्रकारिता का संबंध किससे होता है? अमीरों से होता है। बड़े बड़े लोग जो होते हैं, इन्होंने फैशन, अमीरों की शादियां, पार्टियां, इनके निजी जीवन के बारे में लोगों को बताना पेज 3 पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। ऐसे खेल से संबंधित जो पत्रकारिता होती है, खेलों की खबरें जिसमें आती हैं, वो खेल पत्रकारिता होती है। ऐसे एक आर्थिक पत्रकारिता होती है कि कोई भी ऐसा व्यापारिक या आर्थिक व्यवहार जो व्यक्तियों, संस्थाओं, राज्यों, देशों के बीच में होता है, उसे आर्थिक पत्रकारिता के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। वैकल्पिक पत्रकारिता मैंने आपको बता दी दोस्तों, खोजपरक पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता और वॉचडॉग पत्रकारिता ये मैंने आपको बता दिया, और एडवोकेसी पत्रकारिता, ठीक है। तो वैकल्पिक पत्रकारिता वही है कि विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल विकल्प की सोच को अभिव्यक्त करता है कि हमारा वैकल्पिक पत्रकारिता। या आप कह सकते हैं कि जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसको हम वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। ऐसी एडवोकेसी पत्रकारिता भी हम लोगों ने पढ़ ली। विशेषीकृत पत्रकारिता दोस्तों एक होती है कि किसी भी व्यक्ति विशेष पर आधारित पत्रकारिता हमारी विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। किसी भी व्यक्ति विशेष पर, ठीक है। जिसके अंतर्गत संसदीय पत्रकारिता आती है, न्यायालयी पत्रकारिता आती है, जैसे कि खेल एक्सपर्ट पत्रकार अलग होते हैं, खेल वाले बिल्कुल ही अलग होते हैं, न्यायालय वाले बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो किसी विशेष व्यक्ति पर आधारित जो पत्रकारिता होती है उसे विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाते हैं। और वॉचडॉग पत्रकारिता आपकी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। वॉचडॉग पत्रकारिता कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखते हुए गड़बड़ी का पर्दाफाश करना ही वॉचडॉग पत्रकारिता होता है, इसीलिए इसे सरकारी पत्रकारिता भी कहा जाता है। क्या? सरकारी पत्रकारिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि अखबार शब्द मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो अखबार शब्द मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। इसलिए ऐसा पत्र जिसमें खबरें ही खबरें हो अखबार कहलाता है। अग्रलेख से क्या आशय होता है कि एक ही संपादकीय स्तंभ में 2 या 3 संपादकीय लेख हो तो पहले को अग्रलेख व अन्य को संपादकीय टिप्पणी कहते हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बन सकता है ऐसे इस प्रकार से कि एक ही संपादकीय स्तंभ में 2 या 3 से स्तंभ लेख होते हैं, जिसमें पहले लेख को क्या कहा जाता है? अग्रलेख कहा जाता है, और अन्य लेखों को क्या कहा जाता है? संपादकीय टिप्पणियां कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एंकर कौन होता है, ठीक है। एंकर कौन होता है? तो किसी भी टीवी कार्यक्रम को संचालित करने वाला अभिनेता या अभिनेत्री या व्यक्ति। तो किसी भी टीवी कार्यक्रम को संचालित करने वाला अभिनेता, अभिनेत्री या व्यक्ति हमारा एंकर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? एंकर कहलाता है। रेडियो कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व कार्यक्रम संबंधी या अन्य आवश्यक योजनाएं करने वाला उद्घोषक कहलाता है। तो एंकर और उद्घोषक आपको याद रखना है दोस्तों कि रेडियो कार्यक्रम शुरू होने से
पूर्व कार्यक्रम संबंधी या अन्य आवश्यक घोषणाएं करने वाला व्यक्ति उद्घोषक कहलाता है, जबकि टीवी कार्यक्रम को संचालित करने वाला व्यक्ति हमारा एंकर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि क्लिपिंग क्या होती है? तो संपादकीय लेख तथा टिप्पणियां तैयार करने हेतु विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से काटकर रखी गई जो कतरने होती है या कॉपी होती है उसे क्लिपिंग कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि संपादकीय लेख या टिप्पणियां तैयार करने हेतु विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से काटकर रखी हुई कतर या कॉपी को क्या कहा जाता है? इसे क्लिपिंग कहा जाता है या कतरन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कवरेज क्या होता है? तो घटनास्थल पर पहुंचकर समाचार का संकलन कर उन्हें प्रकाशित करना ही कवरेज कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कीजिएगा। घटनास्थल पर पहुंचकर समाचारों का संकलन करना और उन्हें प्रकाशित करना क्या कहलाता है? कवरेज कहलाता है। कि इसी प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न आएगा, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि वह समसामयिक पत्र जिसमें सरकारी सूचनाएं प्रकाशित होती हैं क्या कहलाता है? तो वह सामयिक पत्र जिसमें सरकारी सूचनाएं प्रकाशित होती हैं गजट कहलाता है। क्या? गजट कहलाता है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में मूलतः कितने ककार होते हैं? तो पत्रकारिता में मूलतः दोस्तों हमारे 6 ककार होते हैं। कितने ककार होते हैं? 6 ककार होते हैं, जिसे हम दोस्तों 5W1H भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 5W1H भी कहते हैं। अब ये 6 ककार कौन कौन से हैं आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। 5W1S सिद्धांत। ठीक है, पत्रकार जो कपलिंग है दोस्तों, पत्रकार कपलिंग ने समाचार संकलन के लिए 5W1H का सिद्धांत दिया था। इसे ही हिंदी में 6 ककार का सिद्धांत कहते हैं। ये 6 ककार क्या होते हैं? कहाँ, कब, क्या, किसने, क्यों और कैसे। ये अगर किसी भी समाचार को लिखते समय ये 6 ककार का होना उसमें आवश्यक होता है, यानी कि 5W1H। कहाँ, कब, क्या, किसने, क्यों और कैसे। ठीक है, 5W1H इसमें होता है। ठीक है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, वेयर, इस टाइप से, और एक हाउ होता है। ठीक है, इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, टाइप के कितने अंग होते हैं? तो टाइप के मुख्यतः 10 अंग होते हैं। काउंटर, बॉडी, सेरिफ, फेस, बियर्ड, शोल्डर, पिन, निक, ग्रूव और फुट। तो टाइप के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 10 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीप्रिंटर क्या होता है? तो विद्युत चालित मशीन जिसकी सहायता से संवाद समितियों के समाचार अखबार के कार्यालय तक मशीन पर चढ़े कागज पर स्वतः टाइप हो जाते हैं, इसे टेलीप्रिंटर कहा जाता है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट बन सकता है दोस्तों इस प्रकार से कि विद्युत चालित मशीन जिसकी सहायता से संवाद समितियों के समाचार अखबार के कार्यालय तक मशीन पर चढ़े कागज पर स्वतः टाइप होकर पहुंचते हैं, क्या कहलाता है? टेलीप्रिंटर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि डमी क्या होता है दोस्तों? तो डमी को ही क्या कहते हैं? लेआउट भी कहते हैं। पत्र के पूरे आकार या छोटे आकार वाले कागज जिन पर समाचारों, चित्रों, विज्ञापनों की स्थिति की रूपरेखा दी जाती है, इसे डमी कहा जाता है। डमी या लेआउट। तो प्रश्न बन जाएगा क्या? पत्र के पूरे आकार या छोटे आकार वाले कागज जिन पर समाचारों, चित्रों, विज्ञापनों की स्थितियों की रूपरेखा दी जाती है, क्या कहलाता है? डमी कहलाती है या फिर लेआउट कहलाते हैं। अगला है डेडलाइन। तो समाचार के शीर्षक के बाद और इंट्रो से पहले उस समाचार का स्थान व तारीख दी जाती है, जिसे डेडलाइन कहते हैं। तो इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बनेगा कि प्रत्येक समाचार की शीर्षक के बाद और इंट्रो से पहले उस समाचार का स्थान व तारीख दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं? डेडलाइन कहते हैं। इंट्रो से पहले जो समाचार का स्थान व तारीख दी जाती है उसे क्या कहते हैं? डेडलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लैश क्या होता है? तो किसी भी विशेष समाचार का पूरा विवरण देने में देर लगने की स्थिति में उस समाचार का संक्षिप्त रूप न्यूज एजेंसी, पत्र या रेडियो को दिया जाता है, जिसे फ्लैश कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश कहते हैं। इसे तड़ित समाचार भी कहते हैं। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि किसी भी विशेष समाचार का पूरा विवरण देने में देर लगने की स्थिति में उस समाचार का संक्षिप्त रूप न्यूज एजेंसी या पत्र या रेडियो को दिया जाना क्या कहलाता है? हमारा फ्लैश कहलाता है। यानी कि संक्षिप्त रूप ही हमारा एक हिसाब से फ्लैश कहलाता है, आप ये कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीत पत्रकारिता और येलो जर्नलिज्म में क्या होता है? तो वही प्रश्न है कि समाचार पत्र में सनसनीखेज खबरों और व्यक्तिपरक चरित्र हनन जैसी समाचारों को अधिक महत्व देने वाली प्रवृत्ति को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीत पत्रकारिता कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि पाठकों को लुभाने के लिए जो भी झूठी अफवाहें हैं, आरोप प्रत्यारोप या प्रेम संबंध या सनसनीखेज समाचार को बढ़ावा दिया जाता है, उसी को पीत पत्रकारिता या येलो जर्नलिज्म कहते हैं। तो वही लिखा गया है कि समाचार पत्र में सनसनीखेज खबरों, व्यक्तिपरक चरित्र हनन जैसे या कुछ ऐसी मनोरंजन बातों को या पाठकों को लुभाने वाली झूठी खबरें, आरोप प्रत्यारोप को महत्व देना ही हमारा पीत पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों ये फ्लैश वाला प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा भी गया, आपको याद रखना है। ठीक है, कि समाचार का पूरा विवरण लगने में देर होने की स्थिति में संक्षिप्त रूप जब न्यूज एजेंसी या पत्र या रेडियो को दिया जाता है, तो इससे हम क्या कहते हैं? फ्लैश कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रिंट लाइन क्या होती है? तो समाचार पत्र या पत्रिका में संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है, इस विवरण को ही प्रिंट लाइन कहते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा कि समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में संपादक, प्रकाशक
और मुद्रक का नाम अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाता है, जिसके विवरण को क्या कहा जाता है? इसके विवरण को ही प्रिंट लाइन कहा जाता है। अगला है फिलर। फिलर क्या होता है? वह छोटा-मोटा मैटर जो मेकअप में खाली स्थान बचने पर उसे भरने का काम आता है, फिलर कहलाता है। फिलर यानी कि जैसे कोई आप खबर लिख रहे हो, थोड़ा बहुत जगह बच जाती है, तो वहाँ पर वह छोटा-मोटा मैटर जो कि मेकअप या जो भी आपका पेज है, पेज में खाली स्थान बचने पर उसे भरने का काम आता है, उसे फिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलर कहते हैं, ठीक है? तो प्रश्न बन सकता है कि वह छोटा-मोटा मैटर जो मेकअप में खाली स्थान बचने पर उसे भरने के काम आता है, क्या कहलाता है? फिलर कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी रोचक विषय पर मनोरंजक शैली में लिखा गया लेख क्या कहलाता है? तो किसी भी रोचक विषय पर मनोरंजक शैली में लिखा गया लेख फीचर कहलाता है। क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि गत दिवस के अधूरे समाचार की अगली और नवीन जानकारी का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो गत दिवस के अधूरे समाचार की अगली और नवीन जानकारी का प्रस्तुतिकरण फॉलो अप कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉलो अप कहलाता है। अगला प्रश्न है, संवाद के ऊपर दिया जाने वाला संवाददाता का नाम क्या कहलाता है? तो संवाद के ऊपर दिया जाने वाला संवाददाता का नाम वाई लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वाई लाइन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी समाचार का भेजने वाले केंद्र से पुनः प्रेषण क्या कहलाता है? रिपंच कहलाता है। तो किसी भी समाचार का भेजने वाले केंद्र से पुनः प्रेषण हमारा रिपंच कहलाता है। अगला प्रश्न है, लाइनों से बने चित्र का ब्लॉक क्या कहलाता है? लाइन ब्लॉक कहलाता है। लाइनों से बने चित्र का ब्लॉक लाइन ब्लॉक कहलाता है। अगला प्रश्न है, समाचार का मुख्य बिंदु जिसे पैरा में दिया जाता है क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। तो समाचार का मुख्य बिंदु जिसे पैरा में दिया जाता है वो हमारा क्या कहता है दोस्तों? लीड कहलाता है। अगला प्रश्न है, दो पंक्तियों के बीच जो स्पेस डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दो पंक्तियों के बीच में जो स्पेस डाला जाता है उसे लेड कहा जाता है। तो लेड और लीड अलग अलग चीज है कि समाचारों का मुख्य बिंदु जिसे पहले पैराग्राफ में दिया जाता है उसे लीड कहते हैं, और दो पंक्तियों के बीच में जो स्पेस डाला जाता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड कहते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न दोस्तों हमारा एग्जाम में इंपोर्टेंट ये बन जाता है कि बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? क्या बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? याद रखना आपको, ठीक है? तो कार्य की सुविधा हेतु पत्रकारों को समाचार संकलन एवं लेखन हेतु अलग अलग कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाना ही क्या कहलाता है? हमारा बीट लेखन कहलाता है। जैसे कि कोई हमारे जो पत्रकार होते हैं, समाचार पत्रकार होते हैं, कोई राजनीति वाला ही होता है, कोई सिर्फ कोर्ट वाला ही होता है, न्यायालय वाला ही होता है, कोई सिर्फ खेल वाला ही होता है। यानी कि पत्रकारों को उनकी मर्जी के अनुसार उनके कार्य क्षेत्र में बाँट दिया जाता है। जो जिस कार्य क्षेत्र में उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उस कार्य क्षेत्र में उन्हें बाँट दिया जाता है। इसी को हम कहते हैं बीट रिपोर्टिंग या बीट कहते हैं। यानी कि जब भी कार्य को अलग-अलग मतलब किसी भी पत्रकार को समाचार संकलन के लिए या लेखन के लिए अलग-अलग कार्य क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। और बीट रिपोर्टिंग भी इसी को कहते हैं कि जब जो भी पत्रकार होता है अपने क्षेत्र में काम करता है, तो ऐसा माना जाता है कि वो और अच्छा काम कर सकता है। इसी को हम बीट रिपोर्टिंग कहते हैं, ठीक है? और बीट रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को संवाददाता कहा जाता है। क्या कहता है? संवाददाता कहलाता है। संवाददाता आप लोगों ने सुना होगा, संवाददाता इसके साथ में कैमरामैन ये, ठीक है? अगला प्रश्न है, ऐसी संस्था जो विज्ञापन दाताओं से उचित रकम पर विज्ञापन लेकर उसे तैयार करवाकर उचित माध्यमों को भेजती है क्या कहलाती है? विज्ञापन एजेंसी कहलाती है। तो ऐसी संस्था जो विज्ञापन दाताओं से उचित रकम पर विज्ञापन लेकर उसे तैयार करवाकर उचित माध्यमों को भेजती है क्या कहलाती है? विज्ञापन एजेंसी कहलाती है। महत्वपूर्ण समाचारों की सूची क्या कहलाती है? शेड्यूल कहलाता है। महत्वपूर्ण समाचारों की सूची शेड्यूल कहलाता है। किसी समाचार या लेख को इस प्रकार संक्षिप्त करना कि समाचार या लेख के सभी मुख्य अंश उसमें आ जाए क्या कहलाता है? सर्वेक्षण या सबिंग कहलाता है। इंपोर्टेंट है दोस्तों कि किसी भी समाचार या लेख को इस प्रकार से संक्षिप्त करना कि समाचार या लेख के सभी मुख्य अंश उसमें आ जाए क्या कहलाता है? सर्वेक्षण या सबिंग कहलाता है। अगला दोस्तों क्या? संपादन। संपादन क्या होता है? संपादन फिल्म निर्माण की एक रचनात्मक प्रक्रिया है या सूचना निर्माण की एक रचनात्मक प्रक्रिया है। इसमें किसी फिल्म के शूट किए गए दृश्यों को कहानी के अनुसार कलात्मक ढंग से जोड़ा जाता है। ध्वनि और संगीत भी संपादन के अंतर्गत डाला जाता है। तो संपादन आप ये कह सकते हैं फिल्म के शूट किए गए दृश्यों को कहानी के अनुसार कलात्मक ढंग से इसमें जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी संस्करण के लिए वह अंतिम समय सीमा जब तक मुद्रण विभाग द्वारा कंपोजिंग हेतु मैटर स्वीकार किया जाता है क्या कहलाता है? समय सीमा कहलाती है, डेडलाइन कहलाती है। क्या? किसी भी संस्करण के लिए वह अंतिम समय जब तक मुद्रण विभाग द्वारा कंपोजिंग करके मैटर को स्वीकार कर लिया जाता है वो उसकी डेड लाइन कहलाती है। जैसे कि मेनली जो रात के 12 बजे माना जाता है डेडलाइन, ठीक है, अधिकतर समाचार पत्रों का। अगला है, भविष्य में पुनः छापने के लिए रोका गया कंपोज्ड मैटर क्या कहलाता है? स्टैंडिंग मैटर कहलाता है। भविष्य में पुनः छापने के लिए रोका गया कंपोज्ड मैटर। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिका के पृष्ठ का वह भाग या किसी विशेष विषय के लिए निर्धारित स्थान को क्या कहा जाता है? इसे हम स्तंभ कहते हैं। तो पत्र पत्रिका का के पृष्ठ का वह भाग या किसी विशेष विषय के लिए निर्धारित स्थान को क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार किसे कहते हैं? तो फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार उन्हें कहते हैं जिनका
किसी विशेष एक समाचार पत्र से संबंध नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। ऐसे पत्रकार भुगतान के आधार पर कार्य करते हैं। तो फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार क्या होते हैं, ये समाचारों को एकत्रित करते हैं और फिर अपने हिसाब से पैसों के हिसाब से उसे अलग अलग न्यूज एजेंसी को देते हैं। तो फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार ये क्या होते हैं, पत्रकार होते हैं जिनका किसी विशेष समाचार पत्र से संबंध नहीं होता है या भुगतान के आधार पर कार्य करते हैं। अगला है हेड रूल। क्या होती है, वह रेखा जो पृष्ठ के ऊपर क्षैतिज रूप से डाली जाती है ताकि नीचे का मैटर, तारीख और संख्या आदि से समाचार पत्र का नाम अलग रहे, क्या कहलाती है, हेड रूल कहलाती है, हेड रूल। अगला है फीडबैक। क्या होता है, संचार प्रक्रिया में संदेश को प्राप्त करने वाला जो सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है उसे फीडबैक कहते हैं। सकारात्मक, जैसे मैंने संचार किया, दूसरा व्यक्ति उसे समझा, उसने मेरे संचार का जवाब दिया, या सकारात्मक दिया या नकारात्मक दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के पहलू क्या होते हैं, तो समाचारों को संकलित करना, उन्हें संपादित करके छपने लायक बनाना और पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर उन्हें पाठकों तक पहुंचाना, ये पत्रकारिता के मुख्यतः 3 पहलू माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार एजेंसियों के नाम। 2 समाचार एजेंसी, पीटीआई भाषा और यूएनआई यूनिवार्ता। अगला है, संपादकीय के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत, ये संपादकीय के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। अगला है देखिए, एक तो हाँ अंशकालिक पत्रकार जिसे फ्रीलांसर कहते हैं, जो कि किसी भी समाचार वर्ण से संबंधित नहीं होता है। दूसरा पत्रकार होता है दोस्तों क्या, पूर्णकालिक पत्रकार। तो ऐसा पत्रकार जो किसी समाचार संगठन में काम करता है और नियमित वेतन पाता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार कहते हैं। ये मतलब पूर्णकालिक रहते हैं, एक ही समाचार पत्र के लिए काम करते हैं। संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं, तो अखबारों में समाचार लिखने वाले को संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। तो अखबारों में समाचार लिखने वाले को क्या कहा जाता है, एग्जाम में प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों, तो संवाददाता या रिपोर्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंशकालिक पत्रकार से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो थे पूर्णकालिक पत्रकार जो किसी भी समाचार संगठन के लिए हमेशा काम करते हैं, नियमित वेतन पाते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार कहलाते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे फ्रीलांसर जो कि स्वतंत्र होते हैं और पैसों के हिसाब से या वेतन के हिसाब से कार्य करते हैं, जहां उनको ज़्यादा वेतन मिलेगा वहां को वो समाचार दे देते हैं। और अगला होता है क्या, अंशकालिक पत्रकार, सीमित या कम समय के लिए काम करने वाले पत्रकार को अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है, ठीक है। इन्हें प्रकाशित सामग्री के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है। तो सीमित या कम समय के लिए कार्य करने वाले पत्रकार को अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है और नियमित रूप से काम करने वाले पत्रकार को पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। और वहीं दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार जो कि पैसे या भुगतान के आधार पर काम करते हैं उन्हें फ्रीलांसर कहा जाता है। पत्रकार के मुख्यतः हमारे 3 प्रकार होते हैं। अगला दोस्तों जो आपका प्रश्न है, संवाददाता या रिपोर्टर, ये महत्वपूर्ण है। संवाददाता या रिपोर्टर या इसे पत्रकार कहा जाता है। तो अखबारों में समाचार लिखने वाले को या समाचार को इकट्ठा करने वाले को हमारा संवाददाता या रिपोर्टर कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में उस समाचार को जो उसके द्वारा एकत्रित किया गया है वह किसको देता है, संपादक को देता है। संपादक क्या करता है, उस समाचार पत्र में या समाचार से महत्वपूर्ण खबरों को छांटकर या त्रुटियों को दूर करके उसे छपने लायक या प्रकाशित करने लायक बनाता है। कौन, संपादक, ठीक है। तो संपादक अलग होता है और संवाददाता अलग होता है। संवाददाता आप हमारा पत्रकार ही या रिपोर्टर ही संवाददाता कहलाता है, जो कि खबरों को छांटता है, खबरों को ढूंढता है और खबर को छांट छूट के लाता है, ठीक है। मेनली आप ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास और देश दुनिया की खबरों को लोगों तक पहुंचाने के लिए खबरों के संकलन, लेखन, संपादन और प्रस्तुति से जुड़े व्यक्तियों को पत्रकार कहा जाता है। और पत्रकार मुख्यतः क्या करता है, खबरों को इकट्ठा करता है, जिसको हम रिपोर्टर या संवाददाता भी कहते हैं। उसके बाद में पत्रकार के कार्य होते हैं, बीट रिपोर्टिंग वो करता है, ठीक है। यानी कि कार्य को जो भी कहाँ पे क्या घटना हुई है, किस कारण से ये घटना हुई है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उसके एविडेंसेस को लाता है, फिर वो संपादक को देता है, संपादक उनका संपादन करता है, उसके बाद में फिर उसे छपने योग्य बनाया जाता है, ठीक है। अगला है, समाचार पत्र की 2 शैलियां कौन कौन सी होती है। समाचार किस शैली में लिखा जाता है, प्रश्न ये बन सकता है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को लिखा जाता है। किसमें, उल्टा पिरामिड शैली में। तो समाचार लेखन की मुख्य 2 शैलियां होती है, एक होती है सीधा पिरामिड शैली और दूसरा होती है उल्टा पिरामिड शैली। लेकिन समाचार को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, यह समाचारों का ऐसा ढांचा होता है जिसमें आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होता है, ऐसे होता है उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। इनमें समाचारों का क्रम निम्न प्रकार होता है, ठीक है। सब समापन, बॉडी और मुखड़ा। सबसे लोकप्रिय और बुनियादी शैली हमारा उल्टा पिरामिड शैली मानी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है मुखड़ा, फिर आती है बॉडी और फिर होता है क्या, इसका समापन, ठीक है। तो उल्टा पिरामिड शैली में हमारा समाचार को लिखा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि समाचार माध्यमों में डेस्क का आशय क्या होता है। तो डेस्क क्या होता है, तो समाचार माध्यमों में मोटे तौर पर संपादकीय कक्ष डेस्क और रिपोर्टिंग में बटा होता है। डेस्क में समाचार को संपादित करके
छपने योग्य बनाया जाता है। इसमें छपने योग्य बनाया जाता है। डेस्क का काम क्या होता है? समाचार को संपादित करके छपने योग्य बनाने का कार्य होता है डेस्क का। तो ये आज के हमारे 80 क्वेश्चन थे दोस्तों। इसमें हमने पत्रकारिता के बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करी, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगली इसकी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम बात करेंगे पत्रकारिता से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रीवियसली पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।